पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों से आग्रह है, अपने आप को म्यूट कर दें। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और निरामा योग संस्थान के संस्थापक, अध्यक्ष और निरामा योग परिवार से जुड़े हुए सभी आत्मीय भाई एवं बहनों को मैं नमन करता हूं। निरामा योग सॉरी, आप लोगों बीच में हम डिस्कनेक्ट हो गए थे जी। निरामा योग संस्थान के संस्थापना की 14वीं वर्षगांठ पर आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। जैसे कि नाम ही है निरामय, आमय मीन्स होता है बीमारी, आमय, गदा, ये सब पर्यायवाची हैं व्याधि के। तो जहां पे हम व्याधि को दूर करें वही निरामय है। आज हम लोगों का हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं कोविड-19, किस तरह से कोविड-19 और योग में कोविड-19 का क्या रोल है, योग से किस तरह से हम कोविड-19 से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम कोविड-19 को रोक सकते हैं, किस तरह से हम उसे आगे बढ़ने से, कॉम्प्लिकेशंस आने से रोक सकते हैं, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सीमा जी, पीपीटी दिखाई दे रहा है? यस सर, पीपीटी दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। रोल ऑफ इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी ऑन कोविड-19। किस तरह से इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी, इंटीग्रेशन का मतलब हुआ योगा में जहां पे हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस, आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन, अगर हम इन सबको एक साथ ले आए तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। मयूर जी, आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इंटीग्रेशन का मतलब योग में यहाँ पे है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी मीन्स जहां पे आसन, प्राणायाम, ध्यान, लेक्चर, काउंसलिंग सबका एक इंटीग्रेशन हो, सबका एक समत्व हो। तो उसके ऊपर हम लोगों का क्या शोध है, क्या काम है, उसके बारे में आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह से देखा जाए, योग और आयुर्वेद जो हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसका पहला उद्देश्य ही है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। किस तरह से स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। आतुरस्य, आतुरस्य मीन्स जो लोग बीमार हैं उनके विकारों को किस तरह से प्रशमनम किया जाए। तो अगर हम आज प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंशन में जहां पे कि हम देखते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्यूरेटिव की बात ज्यादा होता है, ट्रीटमेंट की बात ज्यादा होता है, लेकिन अगर प्रिवेंशन में
ये शास्त्र पहले प्रिवेंशन की बात करते हैं और उसके बाद जब बीमारी व्याधि आमय आए तो उसके निर्मूलन का, उसके निराकरण की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि स्वस्थ कौन है। हम लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है कि स्वास्थ्य और स्वस्थ ये क्या है, कई बार हम ये सोचते हैं कि जो लोग बीमार नहीं हैं क्या वह स्वस्थ हैं। तो जब इम्यून सिस्टम की बात आने लगी तो लोग कहते नहीं नहीं, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है इसलिए आप कोविड के लिए प्रोन है, इसलिए आपको कोविड हो गया। इसके पहले तक, कोविड के पहले तक वो अपने आप को स्वस्थ मानते थे, कोई व्याधि नहीं था। तो स्वास्थ्य का डिफिनीशन क्या है? अगर देखा जाए WHO कहता है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग। WHO ये कह रहे हैं कि अगर आपको बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हैं। बीमारी न होना स्वास्थ्य का डिफिनीशन नहीं है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली हेल्दी होना हेल्थ का डिफिनीशन है। जिस तरह से अगर कोई एक आतंकवादी है तो समाज के लिए खतरा है, तो सोशली हेल्दी नहीं है। तो इस तरह से जो व्यसन है वो भी मेंटली सोशली हेल्दी नहीं है। इमोशनली, कई बार हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, जैसे उसका डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो इस तरह की बीमारियां और शायद इस तरह की बीमारियां आती हैं। और ये सब किस तरह से उनका शरीर पे प्रभाव पड़ता है उसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो WHO भी मानता है कि यह शरीर सिर्फ एक ही शरीर नहीं है, इसके पीछे और प्राणिक शरीर, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है। सेम चीज चरक संहिता में बताया गया है, शम दोषा सम आग्नि शम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थित विधीयते। वहां पे भी कहा गया था दोष, अग्नि, धातु, मल सब साम्यावस्था में हो, सब समान हो, इक्विलिब्रियम स्टेज में हो। अगर आपका आत्मा, मन, इंद्रिय में प्रसन्नता नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं है। तो वहां पे भी बताया गया कि आत्मा, इंद्रिय, मन, बुद्धि की प्रसन्नता आवश्यक है। और जब हम बात करते हैं योगिक कॉन्सेप्ट का, योगिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, या तो कह सकते हैं योगिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है पंचकोश, कि संपूर्ण शरीर 5 कोशों से मिलकर बना हुआ है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो जो WHO कहता है फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, तो ठीक वही हमारे उपनिषदों में, योग में भी बताया गया कि संपूर्ण शरीर एक नहीं है। कई बार लोगों को समझाने में, पेशेंट को बताने में कि आपका शरीर 5 लेयर में है, आप सिर्फ, आपका ध्यान सिर्फ शरीर पे ही रहेगा, जो ये स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उनको नहीं समझ में आता। डॉक्टर कैसे आप ये बता रहे हैं कि पंचकोश है क्या है? तो उनको समझाने के लिए हम एक बात बताते हैं, एक एग्जाम्पल बस ये बता रहे हैं। यह एक मोबाइल है, यह मोबाइल, ये फिजिकल बॉडी है। अगर यह चार्ज ना हो तो इसका कोई उपयोग है? कोई उपयोग नहीं है। तो जो चार्जिंग है प्राणमय कोश, यह प्राणा है। नहीं तो जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। वह जो प्राण है वही सब कुछ, वही उसको चलाता है। कहा जाता है तन से भारी प्राण है, जान लो इसको खो, मुर्दा जल में तैरता, जिंदा जाता डूब। तो यह प्राणमय कोश बहुत विशाल है, बहुत भारी है, जो कि इस शरीर को चलाता है। फिर दूसरा बोलते हैं प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश है। जैसे मोबाइल भी है, चार्ज अगर सिम कार्ड नहीं हो तो उसका कोई उपयोग है? कोई उपयोग नहीं है। तो इसलिए जो सिम कार्ड है वो आपका मनोमय कोश है। लेकिन मोबाइल भी है, चार्जिंग भी है, सिम कार्ड भी है, अगर उसमें एप्लीकेशन नहीं हो, आज हम लोग गूगल मीट पे बात कर रहे हैं, ये गूगल ऐप ना हो, व्हाट्सएप ना हो, जूम ऐप ना हो, फेसबुक ऐप ना हो, तो हम कैसे कम्युनिकेट? जो एप्लीकेशन है वह विज्ञानमय कोश, वह इंटेलेक्चुअल चीज है। और ठीक उसी तरह से बीच में भी हम लोग, हमारा आपका कनेक्शन शुरुआत में ही कट गया था, तो क्या है? वह आनंदमय कोश है। अगर मोबाइल में, मोबाइल भी हो फिजिकल बॉडी, चार्ज हो प्राणमय कोश, सिम कार्ड हो मनोमय कोश, एप्लीकेशन हो विज्ञानमय कोश, अगर नेटवर्क ही ना हो, सर्वर डाउन हो, तो आनंदमय कोश है, वीडियो किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए 5 कोश इंपॉर्टेंट हैं।
पांचों कोष का अपना अपना रोल है। तो इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी का मतलब है पंच कोष पे काम करना है। कई लोग बोलते हैं कोविड के पेशेंट आसन योग नहीं कर सकते, बोलते हैं। हम कहते हैं योग नहीं, आसन नहीं कर सकते आप कहिए। उनको इतना थकान है, इतना थकान होता है कि जो हमारा अनुभव रहा पेशेंट के साथ, वो जब स्नान करने जाते हैं तो स्नान करना, कपड़ा पहनना उनके लिए कठिन होता है, लेकिन वो आराम से प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो इसलिए योग को सिर्फ आसन समझना ठीक नहीं है। योग पंचकोश पे आधारित है और योग की अलग अलग ये विधाएं हैं। अब हम आते हैं योगासन में। किस तरह से योगासन की जाए कि वह योग चिकित्सा बन जाए। आज हम योग थेरेपी की बात कर रहे हैं, कोविड में योग थेरेपी की बात कर रहे हैं। शरीर आयास जन्म व्यायाम, जो शरीर को थका दे वह व्यायाम होता है। व्यायाम शुरू होता है व्यय से, लेकिन जो योग आसन है वहां पे हम ऊर्जा को संचय करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया कोबरा पोस्चर का। आप देखेंगे एक पोस्चर, कोबरा पोस्चर, वह थायराइड में भी काम करता है जब हम नेक को स्ट्रेच करते हैं। अस्थमा में, रेस्पिरेटरी डिजीज में काम करता है क्योंकि हम एक्सपांड करते हैं। हमारे कमर दर्द में काम करता है, डायबिटीज में काम करता है। तो एक आसन वो 5-6 बीमारियों में काम करता है। तो अगर आपने व्यायाम नहीं किया, आपने आसन कर लिया, स्थिरम सुखम आसनम, आप उस फाइनल पोस्चर को अटेन कर लिए, तो आपको क्या करना चाहिए। तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा थेरेपी क्या है कि जब आप फाइनल पोस्चर को अटेन कर लें, उस समय अपने संपूर्ण शरीर को शिथिल और ढीला छोड़ दें। रिलैक्स द बॉडी, देन स्लो डाउन द ब्रेथ। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास को धीरे 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 कम करते ले जाएं। काम डाउन द माइंड, देश बंद चित्तस्य धारणा। अपने ध्यान को उस देश में, अगर आप अस्थमा के लिए कर रहे हैं, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहे हैं, तो अपने पूरे ध्यान को अपने लंग्स में ले आइए। देश बंद चित्तस्य धारणा, तत्प्रत्यय एकांता ध्यानम। पहले प्रयत्न करना, फिर डिफ्यूज फोकस, डिफोकस करना है। इससे जो है हमें लाभ मिलता है। तो इसलिए स्लोनेस विथ ब्रीदिंग, विथ अवेयरनेस, विथ चैंटिंग, विथ रिलैक्सेशन, अगर हम योग करते समय, आसन करते समय इन 5 चीजों का ध्यान लाएं, तब वह योग चिकित्सा होता है। अगर आपका ध्यान ही नहीं है वहां पे, तो सिर्फ हम व्यायाम कर रहे हैं, सिर्फ हम ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं, ऐसा है। इसलिए ध्यान लाना बहुत आवश्यक है। आप यहाँ पे देखेंगे योगासन का नाम इस ब्रेन ब्रेथ बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन, कि एक दिशा में ले आना। जब हम कहते हैं कि आप धीरे धीरे हाथ उठाइए, तो आपका ध्यान भी यहाँ पे होना चाहिए, श्वास प्रश्वास के साथ हाथ उठना चाहिए। तो जब मन श्वास शरीर का संगम होगा, तब आपको लाभ होगा। और यह 3 स्टेप में होता है कि रिलैक्स बॉडी, संपूर्ण शरीर को शिथिल ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें, श्वास प्रश्वास की गति को कम करें और चित्त को शांत करें। इससे रिसर्च में क्या मिलता है, इससे हार्मोनी आता है हमारे सिस्टम में। तनाव से सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होता है। तनाव जो है होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब करता है, लेकिन योग से सिस्टमिक होम्योस्टेसिस बनता है। योग से तनाव कम होने से सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, जो शरीर में इन्फ्लेमेशन है, वह कम होता है। कई बार लोग पूछते हैं कि हमें प्राणायाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कोविड में। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप प्राणायाम देख रहे हैं, तो प्राणायाम में और नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या अंतर है। सिर्फ आप नॉर्मल ब्रीदिंग में भी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, प्राणायाम में भी सिर्फ सांस लेना है और सांस छोड़ना है। तो ऐसा अंतर क्या हो जाए कि आपका नॉर्मल ब्रीदिंग प्राणायाम में बदल जाए। तो देखा जाए, अपना जो लंग्स है वह लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट और अपर पार्ट, 3 भागों में है, लेकिन इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा स्वामित्व तो नहीं है। अगर स्वामित्व होता तो कोविड टाइम में सभी लोग अपने लंग्स कैपेसिटी को बढ़ा लेते। वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, लेकिन प्रकृति ने हमें स्वामित्व किस पे दिया है, हमें स्वामित्व दिया है एक्सटर्नल मसल्स के ऊपर। डायफ्रैग्मेटिक मसल्स है, थोरैसिक मसल्स है और क्लेविकुलर मसल्स है, 3 मसल्स हैं। तो जब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, तो डायफ्रैग्मेटिक मसल को पुश करते हैं नीचे और एब्डोमेन को बल्ज करते हैं, और लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स।
जब हम थोरेसिक ब्रीदिंग करते हैं मिडिल पार्ट ऑफ द लंग्स, जब हम क्लेविकुलर ब्रीदिंग कशेरुकीय श्वसन करते हैं तो हम अपर पार्ट ऑफ द फेफड़े के ऊपर वाले भाग के ऊपर हम काम करते हैं। तो इसीलिए स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करने का मार्ग योग है। तो जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं ऐसा महसूस कीजिए, ऐसा अनुभव कीजिए कि आपका लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स धीरे 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 एक्सपैंड हो रहा है, वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा जा रहा है। थोरेसिक में मिडिल और क्लेविकुलर में अपर पार्ट ऑफ लंग्स। उसी के लिए अकार उकार मकार का उच्चारण है, उसी के लिए चिन्ह चिन्मय और आदि मुद्रा बना हुआ है कि किस तरह से हम इन मुद्राओं से चैंटिंग से हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवेश करें। योगा आसन क्या है या प्राणायाम क्या है? यह फिजिकल मूवमेंट है, यह शारीरिक एक गति है, फिजिकल मूवमेंट विच क्रिएट्स अवेयरनेस टू द इंटरनल डीपर ऑर्गन। जो हमारे अंदर इसके माध्यम से, इस गति के माध्यम से जो हम शारीरिक ये मूवमेंट करते हैं आसन में, इसका उद्देश्य है कि हम कैसे अपने अंदर जो ऑर्गन है, अंदर चाहे लंग्स हो, हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, हम कैसे उन तक पहुंच सकें, उन्हें स्टिमुलेट कर सकें, उन्हें रिलैक्स कर सकें, उन्हें जागृत कर सकें। तो इसीलिए प्राणायाम सिर्फ क्या है? ब्रेथ रेगुलेशन। जो हम आप श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर स्वामित्व तो पाना ही प्राणायाम है। तो अपने को सिर्फ 4 चीजें लाना है, अवेयरनेस, स्लोनेस, एफर्टलेसनेस, एक्सपेंशन। तो उससे अपने आप प्राणायाम चालू हो जाता है। और ये जो ब्रेथ है ये ब्रिज है बिटवीन ब्रेन और बॉडी। जैसे कि पत्तियां सूख रही हों तो हम जल कहाँ डालते हैं? पत्तियों पे डालने से कुछ नहीं होगा, हम जल डालते हैं जड़ में तो पत्तियों तक पहुंचता है, पत्तियां हरी भरी हो जाती है। इसी तरह से आपका माइंड रूट है और बॉडी में जो आप देख रहे हैं वो फल है। तो कई बार हम शाखा और फल को काटने में लग जाते हैं और पनपता है। इसलिए जो बीमारियों का जो जड़ है वहां तक हमें पहुंचना है। तो यह प्राणायाम श्वास प्रश्वास की यह प्रक्रिया क्या करता है? ब्रेन में मैकेनिज्म ऑफ माइंड या रिएक्शन को रिस्पॉन्ड में बदलता है, सेंसिटिविटी को सेंसिबिलिटी में बदलता है, आपके टॉलरेंस को एक्सेप्टेंस में बदलता है, आपके सैक्रिफाइस को सरेंडर में बदलता है। यह ब्रेन के लेवल पे चेंजेस होता है सिर्फ प्राणायाम से। वही प्राणायाम का शरीर पे क्या परिवर्तन होता है? यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ मसल्स है, वहां पे मैकेनिज्म ऑफ माइंड था, यहाँ मैकेनिक्स ऑफ मसल्स है। तो रेजिस्टेंस को, जो रेजिस्टेंस है, रिजिडिटी है जो मसल्स में, उसमें रिलैक्सेशन ले आता है, उसमें रिजुविनेशन लाता है। तो इस तरह से प्राणायाम काम करता है। कई बार पेशेंट लोग बहुत, हमको पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं जो हमारे स्टूडेंट हो, बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो पूछते हैं डॉक्टर अगर पत्तियां सूख रही हैं तो पानी जड़ में देना है। मैं समझ गया, तो माइंड ही सब कुछ है, तो आसन प्राणायाम क्यों करना? हम सिर्फ मेडिटेशन करेंगे, ये आसन में बहुत थकान हो जाता है, बहुत दर्द होता है। तो हम ये समझाते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझना है, यह शरीर किसी काम का नहीं है, सब कुछ मन ही है। मन, श्वास, शरीर तीनों इक्वल इंपॉर्टेंस है तीनों का। तो इसीलिए जैसे कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, फॉर्मेशन ऑफ फूड होता है, वहां पे भोजन बनता है पत्तियों में और संचय जड़ में होता है। इसलिए पत्तियां उतनी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आसन भी उतना इंपॉर्टेंट है, प्राणायाम भी उतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी उतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन तीनों को जोड़ने का काम, उनमें संगम लाने का काम योग करता है, जो सिंक्रोनाइजेशन ले आता है। यहाँ पे हमने बताया कि अवेयरनेस कहाँ ले आना है? टिप ऑफ द नोज पे, उसके बाद स्लोनेस होता है, फिर एफर्टलेसनेस होता है, फिर एक्सपेंशन होता है। यह डिजीज किस तरह से पैदा होता है? अगर हम देखा जाए पंचकोश के हिसाब से, अगर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, योगिक फिलॉसफी के हिसाब से पंचकोश है, तो बीमारी योगिक कॉन्सेप्ट से कैसे पैदा होता है? तो जो आनंदमय कोश है वो परफेक्ट हेल्थ है, वहां पे समत्वम है। लेकिन विज्ञानमय कोश में शुरू होता है सम्मोह, बुद्धिनाश, अविद्या या प्रज्ञापराध। इन चारों में से कोई भी हो सकता है। उसके कारण मनोमय कोश में असात्मेन्द्रियात संयोगा, जो हमारे लिए असात में है, ठीक नहीं, हमारी इंद्रियां उनसे संयोग करती है, या मिथ्या विहार, आहार विहार शुरू होता है, या तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य शुरू होता है, जिसके कारण मनोद्वेग पैदा होता है। जब मन में उद्वेग होता है, जो स्ट्रेस जो है, स्पीड है, वह उद्वेग ही आधी है, वह उद्वेग से ही बीमारी शुरू होता है।
जैसे एग्जाम्पल अगर हम विज्ञान में कोर्स में ले, सम्मोह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है धृतराष्ट्र का। पुत्र मोह के कारण, सम्मोह के कारण उनका जो है बुद्धिनाश हो गया। वो बुद्धि काम ही नहीं कि उनको करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सम्मोह के कारण। अगर प्रज्ञा अपराध ले, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, अपराध मीन्स मिस्टेक। कई बार हम जानते हैं अच्छा है बुरा है, फिर भी हम गलत करते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दुर्योधन का। जब कृष्ण जी ने उनसे बोला 5 गांव दे दो, तो बोले जानामि धर्मम नश्मि निवृत्ति, जानामि धर्मम नश्मि प्रवृत्ति। मुझे मालूम है धर्म अधर्म क्या है, फिर भी मैं करूंगा। तो प्रज्ञा अपराध, इसकी बीमारी शुरू होता है विज्ञान में कोष में, डिस्टर्बेंस पहले आता है, फिर उसका इंपैक्ट पड़ता है मनोमय कोष में। कई बार मनोमय कोष से भी शुरू होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के कारण। और जब उद्वेग मनोद्वेग हुआ, आधि पैदा हुआ, और वही आधि जब आपके शरीर में प्रवेश करता तो वही व्याधि बन जाता है। वह मीन्स शरीर, आधि मीन्स अधिष्ठान, तो हो गया व्याधि। भगवत गीता में भी यही बताया गया है कि कैसे मन से ध्यातो तो विषम पुंसा कामात क्रोधा विजाति क्रोधात भवति सम्मोह। किस तरह से पहले कोई ऑब्जेक्ट ध्यान में आता है, फिर उससे जुड़ाव हो जाता है, नहीं मिलने से क्रोध हो जाता है, फिर सम्मोह हो जाता है, फिर स्मृति विभ्रंश होने के कारण प्राणक्षय होता है। और जब आप देखेंगे कि जब यह मनोमय कोष से, जब यह प्राणमय कोष में यह बीमारी प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो वहां पे मनोद्वेग से प्राणोद्वेग भी हुआ, प्राणों में भी उद्वेग आता है। तो 3 फॉर्म में, अजीर्णत्वम, अतिजीर्णत्वम, कुजीर्णत्वम। जैसे हाइपोथायराइडिज्म भी होता है, हाइपरथायराइडिज्म भी होता है। तो कई बार प्राण कम भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा प्राण उद्वेग में ही रहता है। तो अजीर्णत्वम, अतिजीर्णत्वम, कुजीर्णत्वम। अजीर्णत्वम को आप कफ और पृथ्वी जल महाभूत से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वात, अपने नेचुरोपैथ का पंच महाभूत कॉन्सेप्ट, आयुर्वेद का वात पित्त कॉन्सेप्ट और प्राण का सारा कॉन्सेप्ट हमने रखा है। तो जब इनमें विशेषण होता है तो प्राणमय कोश से यह बीमारी अन्नमय कोश में आता है, और संचय प्रकोप प्रसर स्थान संश्रय व्यक्त भेद होते हुए यह बीमारी आती है। अब हम देखते हैं स्ट्रेस और कोरोना क्या रिलेशन है। सबसे पहले कोविड वायरस आपके नासिका द्वार से प्रवेश करता है। तो जैसे ही नासिका द्वार से प्रवेश किया तो यहाँ पे हमारे वॉचमैन होते हैं, इम्यून सिस्टम होते हैं, वो यहीं पे इनको किल कर देना चाहते हैं। कई बार इनको यहीं पे किल कर देते हैं, लेकिन किल करते समय ही यहाँ से मैसेज अंदर भेज देते हैं, अपने पुलिस स्टेशन को भेजते हैं, सर इस तरह का हथियार लेके इस तरह के मिलिटेंट, इस तरह के आतंकवादी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो अंदर हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाते हैं। तो उस तरह के वायरस के लिए एंटीबॉडीज, उस तरह का गन, ये सब बनना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कई लोगों को एसिम्प्टोमेटिक, उनको सिम्टम्स कुछ नहीं है, किसी भी तरह का सिम्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव आते हैं। लेकिन कई बार क्या हुआ कि अगर वायरस यहाँ से इंटर किया और अंदर प्रवेश कर गया, धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ने लगे, हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, तो धीरे 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 बीमारी अंदर बढ़ने लगती है। इसीलिए तनाव से यहाँ पे बताया गया कि तनाव के कारण सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है, जहां पे वैगल टोन इंपेयरमेंट हो जाता है, हमारे मीन्स साइको से नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम चालू हुआ। उसके कारण, ये पूरा साइंस की हम बात करें, NF कप्पा बी करके जीन्स में हमारे होता है, वहां पे जीन एक्सप्रेशन चालू हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में प्रॉब्लम चालू हो जाता है, और जिसके कारण इम्यून सिस्टम में इनहिबिशन, इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। साइको न्यूरो एंडो इम्यूनोलॉजी ये है कि हमारे मन में अगर हमें भय हो गया कोविड का, आप लोग देखे होंगे कई लोग गांव में ऐसा कहते थे कि यह कोरोना वायरस ऐसा बनाया गया है कि जो परिवार के प्रमुख लोग हैं उन्हीं को यह अटैक कर रहा है, उन्हीं की मृत्यु ज्यादा हो रही है, क्योंकि जो परिवार के जो प्रमुख लोग हैं, जिनके ऊपर लोड है, उन्हीं को तनाव है। तो जहां पे भय हो जाता है इस वायरस के प्रति, भय के कारण आपके नर्वस सिस्टम में परिवर्तन होता है और इम्यून सिस्टम आपका पूरा इनहिबिट हो जाता है, जिसके कारण जब इम्यून सिस्टम पूरा इनहिबिट हो गया तो हमारे शरीर के अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म पैदा होता है। जिस तरह से अगर आतंकवादी आके घर को पूरा उन्होंने कवर कर लिया है, अब वो पुलिस स्टेशन जो था वो कैप्चर्ड कर लिया गया है आतंकवादियों के द्वारा, फिर ब्रेन के पास मैसेज जाता है, ब्रेन भाई लीडर है उस जिले का, ब्रेन कहता तो एक बम फेंक दो, उस घर को ही उड़ा दो, वो आतंकवादी वहां से बाहर नहीं आने पाए। तो जब वो लंग्स में जब इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो साइटोकाइन स्टॉर्म पैदा करते हैं कि वहीं पे ही लंग्स में ही इसको खत्म कर दो। तो जो हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स,
डी डाइमर, CRP, अलग अलग जो टेस्ट होते थे, TNF अल्फा, वो सब ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर से हमारे शरीर के हैं। हम बम फोड़ते हैं, जब वह बम फूटा, साइटोकाइन स्टॉर्म पैदा हुआ, तो एयर इमरजेंसी पैदा हो जाता है, ब्रेथलेसनेस हो जाता है, श्वास फूलने लगता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के कारण पेशेंट को बोलते हैं अब उनको वेंटिलेटर पे रख दिया जाए, वह श्वास नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह से किस तरह से कोविड के पेशेंट कैसे नॉर्मेंसी से वेंटिलेटर पे जाने में हमारे तनाव का बहुत बड़ा रोल है। योग क्या करता है? इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन ऑफ योगा। योग, प्राणायाम जो संपूर्ण ये चिकित्सा है, यह वाइगल स्टिमुलेशन करता है। और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन, वहां पे सिंपैथेटिक बढ़ता था, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक बढ़ता है। NF कप्पा भी, TNF अल्फा, IL-6 जो वहां पे ज्यादा थे, यह इसको कम करता है और इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है। आप ये नीचे देख सकते हैं, अमेरिकन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर, ये सारे हम पब्लिकेशन और रिसर्च की बात कर रहे हैं। जिस योग की बात, जो यह विधा जो हमारे शास्त्रों में, संहिताओं में, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, उसमें बहुत गुण है। बस हमें रिसर्च के माध्यम से इसे बाहर लाने की आवश्यकता है। कई लोग योग, प्राणायाम, ध्यान जो अंदर से करके, कई लोग बोलते हैं तो योगा करते थे, उनको भी ऐसा हुआ। देखिए, कई बार हम योग करते हैं, लेकिन क्या हम बाहर से करें, अंदर से आनंदमय कोष में आप कितने हैं, वह इंपॉर्टेंट। जैसे पैसा कमाना एक पार्ट है, बचाना अलग है, बचाने के बाद उसको इन्वेस्ट करना अलग है, इन्वेस्ट करने के बाद उससे एप्रिसिएशन कितना मिला वो अलग है, एप्रिसिएशन के बाद आप आनंद में कितना गए वो जरूरी है। क्योंकि आपने कमाया भी और बचाया भी किसके लिए? एक दिन बचा के रखेंगे, मैं आनंद करूंगा। संचय इसीलिए करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, हमको एक घर मिलेगा तो उसमें रहेंगे। अब इन्वेस्ट भी किए, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिला, बहुत अच्छा फ्लैट घर मिला, बाद में आप बोलते हैं इसको बेच के दूसरा लेंगे। तो अगर आप आनंद में नहीं गए तो आप योग में ही नहीं गए, तो आप एक मशीन बन गए सिर्फ काम करने का। तो इसीलिए योग का जो इसेंस है वो आनंद है, जिससे कम होता है। ये बेनिफिट्स ऑफ योगा थेरेपी है, किस तरह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, स्ट्रेस हार्मोन, एड्रेनालिन, सिंपैथेटिक, ये सब कुछ कम होता है। जितना ये पैरामीटर है, आप कर सकते हैं यहाँ पे आसुरी संपत्ति और दैवीय संपत्ति। आसुरी संपत्ति सब कम हो रहा है, दैवीय संपत्ति सब बढ़ रहे हैं, जिनको हमने एक हार्मोन्स के रूप में, एक मॉडर्न मेडिकल सिस्टम साइंस के रूप में हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तुलसी, गुरुची, गिलोय, इनका भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। उसमें क्या होता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज जो पाई जाती हैं, IL-4 को बढ़ाते हैं और नेचुरल किलर सेल की तरह ये काम करते हैं। ठीक उसी तरह से जिंजर और अश्वगंधा में, जिंजर में देखा जाए तो इन्फ्लेमेशन को कम करने का IL-1 और TNF अल्फा और IL-8 के ऊपर काम करता है, और अश्वगंधा में एंटी वायरल प्रॉपर्टी होता है। बहुत सारे ऐसे स्टडीज हैं जिनमें ये बताया गया है कि अभी तक हम लोगों का सोच ये था कि योग NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, माइंड बॉडी डिजीज में ही काम करता था, जैसे कि योग सिर्फ आधिज व्याधियों में काम करता है, जो कि स्ट्रेस बॉर्न डिजीज हैं, जैसे BP, शुगर, बैक पेन, इस तरह। लेकिन ऐसा नहीं है। योग जो अनाधिज है, जो बाहर से बीमारियां आती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, HIV हुआ, इनके ऊपर भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जिसमें योग काम करता है। तो इसलिए योग कोविड वायरस में भी काम करता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट किया तो वायरस से आप लड़ सकते हैं। एक लास्ट स्लाइड है, हमने एक एग्जांपल दिया, आपने एक प्राणायाम का, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से जो हम एक भ्रामरी जैसा जो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उससे जो पैरानेजल साइनस है, नाक के बगल में यहाँ पे साइनस होता है, पैरानेजल साइनस है, आप देख सकते हैं स्लाइड में। वह प्राणायाम करने से पैरानेजल साइनस में स्टिमुलेशन होता है। जब पैरानेजल साइनस स्टिमुलेट होता है तो वहां से नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन होता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। नाइट्रिक ऑक्साइड वायरस, बैक्टीरिया को वहीं पे किल कर देता है। तो एक दो ग्रुप लिया गया, एक ग्रुप को सिर्फ श्वसन करने के लिए, सांस छोड़ने के लिए बोला गया, एक ग्रुप को भ्रामरी करने के लिए बोला गया। जिस ग्रुप ने भ्रामरी किया उनमें 15 गुना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन है। तो सिर्फ एक प्राणायाम भ्रामरी करने से ही आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, और आप कोविड वायरस से, बाकी इन्फेक्शन से बच सकते हैं, अपने इस प्रवेश द्वार को ठीक कर सकते हैं। तो यह भी एक रिसर्च पेपर है, और यह रिसर्च पेपर आज कोविड के टाइम का नहीं, ये 2002 का रिसर्च पेपर है, जहाँ पे कि बताया गया था कि ये सब प्राणायाम कितने इफेक्टिव हैं।
तो मैं समराइज करूंगा अपने पूरे इस व्याख्यान को। हमने शुरू किया योग और जो अपनी प्राकृतिक चिकित्साएं हैं, उसका उद्देश्य है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, कि किस तरह से हम स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो योग एक प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। ये स्वास्थ्य का रक्षा भी करता है, बीमारियों का उन्मूलन भी करता है। तो स्वास्थ्य क्या है? तो शास्त्रों में देखा गया समदोषा समाग्नि सम धातु मलक क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थित विधीयते। सब कुछ साम्य अवस्था में होने के बाद आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न होना चाहिए। वही हमारे पंचकोश का भी सिद्धांत है। अन्नमय से लेके आनंदमय को सब पे काम करना चाहिए। और फिर ये बीमारी किस तरह से पैदा होती है, तनाव का क्या रोल है, और हमने साइंस के हिसाब से बताया कि किस तरह से प्राणायाम योग अभ्यास करने से तनाव कम होता है और यह बीमारियां धीरे धीरे रिवर्स होती हैं और ठीक होती हैं, और उनके फायदे क्या हैं। तो इसीलिए हम आप सभी लोगों से यह प्रार्थना करते हैं, यह आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग योग प्रैक्टिस कीजिए, और यह प्रैक्टिस करने से आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। बस इसके ऊपर हमें क्या करना है? फेथ रखना है। फेथ जो है वह हीलिंग का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आमंत्रित किया और हमारे ज्ञान को, हमारे जो नॉलेज को यहाँ पे शेयर करने का मौका दिया। और आप लोगों को एक बार फिर से संपूर्ण निरामय योग परिवार को उनके स्थापना दिवस की 14वीं वर्षगांठ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।